एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बेटे? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमारे को ये इंटीजर दी हुई हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 12, ये 15 और 21। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर। ये 2 जा रहा है 2 से, 2 6, ये 2 से फिर जा रहा है ये 3, 3 1 जा 1, ठीक है। ये 3 से जा रहा है 3 5 5 1, ये भी 3 से जा रहा है ये 3 7 जा, फिर 7 पे जा रहा है ये, ठीक है। हम इसको ऐसा लिखेंगे 12 इक्वल टू, इसके फैक्टर लिख देंगे इसके आगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर लिखो। 15 के फैक्टर हैं हमारे पास 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर हैं हमारे 3 इंटू 7। एचसीएफ, तो एचसीएफ में सबसे पहले क्या करना होता है, जब तीनों जो फैक्टर हैं इसमें जो जो कॉमन फैक्टर हैं वो हम ले लेंगे। देखो यहाँ पे 2 2 इसमें भी नहीं है ना इसमें है, 2 तो कॉमन है ही नहीं। 3 देखो, ये 3 इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें भी 3 है। यहाँ हमने लिखा 3, ठीक है। और कोई कॉमन है? और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ हो गया हमारा 3। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो निकालना है, जो तीनों में कॉमन है वो तो लिख दो एक बार। तीनों में कॉमन क्या है? 3 है, इसको तो लिख ही दो। और जो कॉमन नहीं है ये, इसको लिख दो 2 इंटू 2, इसमें क्या रह गया 5, और इसमें और क्या रह गया 7, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420, 420। ये हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ हमारा 3 हो गया और एलसीएम 420 हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है? 17, 23, 29। इसके फैक्टर बनाओ। 17 पहले प्राइम नंबर है, ये अपने आप से ही जाएगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 23 भी प्राइम नंबर है, ये भी अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसके जो फैक्टर लिख लो इसके 17 के, इक्वल टू कौन से हुए? 1 इंटू 17। 23 के लिखो 23 इंटू 1, ठीक है। और 29 के लिख लो 29 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या बोला गया था बेटे? जो तीनों में कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। देखो इसमें 1 है, 1 तो सभी का होता है, 1 1 1, तो इसका एचसीएफ हो गया हमारा 1। एलसीएम, एलसीएम जो हाईएस्ट हो, तीनों में हाईएस्ट फैक्टर, देखो इसमें 17, इसमें 17 नहीं है तो ये भी हाईएस्ट थी एक तरीके से। 17, इसमें 23, और इसमें 29, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होके आया 1 1 3 3 9। ये हमारा एचसीएफ हो गया इसका 1, और एलसीएम हो गया हमारा 1 1 3 3 9। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 8, ये 9, और ये 25। इसके प्राइम फैक्टर बना लो। ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये 2 1 जा 1, ठीक है। अब 3 पे जाएगा ये 3 3 जा 9, फिर 3 पे जाएगा 1 आ गया, फिर 5 पे जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5,
तो 8 है जो 8 के ऐसे लिखो, 8 के फैक्टर हो गए हमारे पास 2 इंटू टू इंटू टू, और 9 के फैक्टर हो गए हमारे पास 3 इंटू थ्री, और 25 के फैक्टर हो गए हमारे पास 5 इंटू 5। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर 3, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर 2, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तीनों में हम ये देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। इसमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, इनमें तीनों में। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 3 की पावर 2 है, कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो उसका 1 फैक्टर तो ज़रूर होता है, सभी में 1 हिडन होता है। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ हो गया हमारा 1। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है तीनों में, ठीक है, वो लेते हैं। 2 की पावर 3, और इसमें कहाँ है 2 की पावर, इसमें 2 की पावर 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटे, 2 की पावर 0 है, और इसमें भी 2 की पावर 0 है। ठीक है, 2 किसी की पावर 0 होते उसका मतलब 1 होता है, तो 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर, तो इन तीनों में देखो हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर 3, तो इसलिए 2 की पावर हम 3 ले लेंगे यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब इसमें देखो, अब यहाँ देखो 3 की पावर 2, क्या इसमें 3 की पावर 2 है, ये रहा 3 की पावर 0, और इसमें भी 3 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट तीनों में देखो कौन सा है, ये है 3 की पावर 2, इसकी पावर 0 है और इसकी पावर भी 0 है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये वाला ले लेंगे हम फैक्टर 3 की पावर 2। ठीक है, अब फिर देखो दोबारा से, अब यहाँ देखो ये क्या है 5 की पावर 2, ऐसे ही हाईएस्ट तीनों में क्या है 5 की पावर 2 है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना हो गया ये 8 इंटू 9 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 8, 9 और 25 की। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1800। ठीक है, एचसीएफ इसका हमारा 1 आया है और एलसीएम आया है हमारा 1800। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। इसका मतलब क्या है बेटे, 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया वो 9 दिया हुआ है, और हमें एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657 का। तो इसका मतलब जो दो नंबर गिवन दिए हुए हैं आपको, एक तो ये 306 दिया हुआ है और एक 657 दिया हुआ है। ठीक है, और एक हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या क्या गिवन है लिख लो पहले। गिवन दिया हमें एचसीएफ, एचसीएफ क्या दिया है, इक्वल टू 9। जो 2 नंबर दिए हैं वो क्या दिए हैं, 2 नंबर्स जो दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं, 2 नंबर्स कौन से हैं, 2 नंबर आर, एक तो ये नंबर दिया हुआ है 306 एंड 657, 657 नंबर, और हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एलसीएम। ठीक है, हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पढ़ा था बेटे, हमने पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो 2 नंबर हैं हम उसको, एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं, मतलब ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए इंटू बी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर को हमने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, या कह सकते फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, या फर्स्ट अदर कह सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी हो, कुछ भी बोल दो। तो देखो इन्फॉर्मेशन कितनी है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन देखो मेन तो क्या है,
एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये, एक इन्फॉर्मेशन ये, एक इन्फॉर्मेशन ये और एक इन्फॉर्मेशन ये। हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन 4 है। अगर आपको 4 में से 3 इन्फॉर्मेशन दे रखे हो तो ये सीधा फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम क्या दिया हुआ है? एलसीएम देखो यहाँ पे, फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख दो एलसीएम, ठीक है, इनटू एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना गिवन दिया हुआ है बेटे? 9 दिया हुआ है, इक्वल जो 2 नंबर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 306 इनटू कौन सा है? 657, ठीक है। हमें एलसीएम फाइंड करना, 9 मल्टीप्लाई का इधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा एलसीएम। इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो गया बेटे। 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये मल्टीप्लाई का था, इधर जाके डिवाइड का हो गया, ठीक है। ये कट रहा है, 9 3 27 और 3 कैरी हो गया, 9 चौक 36। जो हमारे पास एलसीएम आ गया, हमारे पास एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 22338, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया। क्वेश्चन हमने निकालना था, यही निकालना था एलसीएम, ठीक है। तो इसका मतलब समझे, देखिए हमारे पास जब भी आपके पास 4 इन्फॉर्मेशन में से 3 इन्फॉर्मेशन दे रखे हो तो आप ये सीधा फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इसने क्या बोला गया है? हमारे पास ये बोला गया है 6 की पावर n है, 6 की पावर n है। अब n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, n कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी नंबर हो तो क्या इसके एंड में 0 आएगी? मतलब यूनिट प्लेस पे क्या इसके 0 आएगी या नहीं आएगी? हमें चेक करके बताना है। तो इसका ये तरीका होता है बेटे, सबसे पहले जो भी ये बेस है, बेस हमारा क्या है? 6 है और ये पावर है। पावर को हमें कुछ नहीं करना, जो बेस है इसके फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर बना लो। इसके फैक्टर बनेंगे 2 और 3, ठीक है। और जो इसकी पावर जो n है उसको आप छोड़ दो ऐसे ही। आप इसको ऐसा लिखो, पावर ये इसकी भी है और ये इसकी पावर भी है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अगर इसके एंड में 0 आएगी तो इसके अंदर 2 और 5 फैक्टर होना जरूरी है, जब ही इसके एंड में 0 आ सकती है, वरना इसके एंड में 0 नहीं आएगी। अगर मान लिया 30 है, ठीक है, ये 30 है, अगर हम 30 के फैक्टर बनाएं तो क्या आएगा? 30 के फैक्टर बताओ, 2 3 इंटू 5। देखो इसके फैक्टर में 2 भी है और 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है ना। तो इसके एंड में 0 जरूर आएगी, पावर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके एंड में 0 आ रही ना, 30 है। अब देखो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 और 3 फैक्टर है, इसमें 5 फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2 इज फैक्टर ऑफ 6, 2 इज फैक्टर ऑफ 6, बट 5 is not factor, 5 is not factor of 6, not factor of 6, therefore 6 की पावर n, मतलब जो ये है एज इट इज, यहां से लेके एज इट इज जो भी है आप इसको लिख दो पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है। और कैन की जगह कैन नॉट कर दो बस, ठीक है। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। मतलब 6 की पावर n में कभी भी एंड में 0 नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? आपने कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। मान लिया हमारे पास आ गया 15 की पावर n आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इस बेस के जो 15 है इसके फैक्टर बनाओ, क्या आएगा? 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका देखो यहाँ पे 5 तो फैक्टर है लेकिन इसका 2 फैक्टर नहीं है,
तो इसके एंड में भी कभी भी 0 नहीं आ सकती। हमें यही बताना होता है कि ये क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इसके एंड में 0 आएगी नहीं आएगी। अगर इसके बेस के फैक्टर 2 और 5 होंगे, 2 और 5 इसके फैक्टर होंगे तो इसके एंड में 0 आएगी। अगर इसके 2 और 5 फैक्टर नहीं है तो इसके 0 नहीं आएगी। 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 होना ज़रूरी है। जैसे कि इसके अंदर क्या था, 2 तो फैक्टर था लेकिन 5 फैक्टर नहीं था, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसमें, टीचर को ये बता दिया कि 2 इज़ फैक्टर ऑफ 6 बट 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 6, कि 2 तो फैक्टर है बट 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 6 की पावर के इसके एंड में 0 नहीं आ सकती। यही इसकी एक्सप्लेनेशन थी और कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं तो क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर समझते हैं। कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो होता है बेटे जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों, प्राइम फैक्टर हों या कोई भी फैक्टर हो, 3 से ज़्यादा फैक्टर हों तो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर प्रूव कर दो कि ये कंपोजिट नंबर 3 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दो, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दो, तो बोल दो कि ये कंपोजिट नंबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लो यहाँ से। अब यहाँ क्या रहेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, ये तो बाहर चला गया और इस 13 की जगह 1 हो गया, तो 13 इंटू कितना हो गया 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। ठीक है, अब 78 के फैक्टर बना लो। यहाँ पे देखो इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 और इंटू 13, इसके ये फैक्टर बन गए। तो मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी अगर प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर है तो देखो उसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। हमारे पास फैक्टर आ गए इसके 4, 1 2 3 और 4, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो बस देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में समझ के आ गया। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये भी सेम है। पहले इसको क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और वीडियो पॉज करने के बाद पहले खुद निकाल के देखो इसको कि कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव कर पाते हो। नहीं कर पाते तो वीडियो को देख के आगे सॉल्व करो इसको। ठीक है, सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो। तो 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 6 और इस 5 की जगह 1 आ जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, तो 5 इंटू 1009, 1009 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और इसके फैक्टर में और 1 तो ज़रूर फैक्टर होगा ही होगा, सभी में 1 तो सभी का फैक्टर होता है। मैंने क्या बोला था आपके, किसी भी नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो हमारे 3 फैक्टर हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो बस लिख दो इसको, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर, समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटे,
There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field, while Ravi takes 12 minutes for the same pose. They both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है बेटे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट फील्ड है, कुछ ऐसा समझ लो आप कि एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दो बच्चे हैं, एक सोनिया है, सोनिया, और दूसरा कौन सा है, रवि, ठीक है। जो सोनिया जो टाइम लेती है इसका पूरा चक्कर काटने में वो 18 मिनट्स लेती है। कितने मिनट्स लेती है, 18 मिनट्स। और जो रवि जो लेता है वो 12 मिनट लेता है, 12 मिनट्स लेता है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स मिनट टू ड्राइव राउंड। एक राउंड करने में सोनिया 18 मिनट लेती है। यहाँ से चलेगी सेम, ये यहाँ तक आने में उसको 18 मिनट लगते हैं। और जब रवि जो दौड़ता है, रवि चलता है, तो एक राउंड काटने में उसको 12 मिनट लगते हैं। इस स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों स्टार्ट करेंगे और सेम डायरेक्शन में करेंगे। इसी साइड में जाएंगे तो इसी साइड में जाएंगे दोनों, या इस साइड में जाएंगे तो इसी साइड में जाएंगे। उसने ये बोला दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो अलग अलग थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये कहना चाह रहा है जिस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुए थे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों फिर मिलेंगे। तो यही पूछा वो कितनी मिनट बाद मिलेंगे क्वेश्चन में। फिर समझते हैं दोबारा इसको। इसने बोला है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये हो गया हमारे सर्कुलर पाथ। इस पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया जो एक चक्कर काटने में 18 मिनट लेती है और रवि चक्कर काटने में इसको 12 मिनट लेता है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में ये ऐसे दौड़ते हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ यहीं पे कितनी देर बाद मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास क्या दे रखा होता है, कोई पाथ दे रखा होता है, सर्कुलर पाथ, या कोई बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे चल के देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। तो लेकिन कंसेप्ट को समझ लो, कोई भी ऐसा दे रखा है कि कोई पाथ दे रखा है या कुछ भी, तो दो हो, तीन हो, चारों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे दो हैं, ये दोनों की स्पीड अलग अलग है चलने की। इसकी 18 मिनट में एक चक्कर काटता है, ये 12 मिनट में करता है, ठीक है। और सेम पॉइंट से करते हैं, सेम टाइम पे करते हैं और सेम डायरेक्शन में करते हैं। लेकिन ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट एक जरूर आता है कि अगर वो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुए थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से दोबारा मिलते हैं। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उठाओ, जो भी है इनका एलसीएम निकाल दो। हम इसका 18 का और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास 2 9 2 6, फिर 3 पे जा रहा है ये, 3 3 जा 9, 3 2 जा, ठीक है। तो जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आ गया हमारे पास 2 × 3 × 3 × 2, कितना हो गया, 2 3 6 3 18 दूनी 36। तो 36 मिनट्स जो आए हैं, तो 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट से फिर मिलेंगे। देखिए, मतलब सोनिया ने चक्कर काटे, यहाँ से 18 मिनट में यहाँ आ गई, और फिर यहाँ से 18 मिनट में दोबारा 36 मिनट में यहीं पे होगी, इसी पॉइंट पे होगी। और जो रवि है, देखो, पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर 36 मिनट में। 36 मिनट में रवि भी यहीं होगा और सोनिया भी यहीं होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका मतलब कितनी देर बाद मिले, वो 36 मिनट बाद मिले। ये क्या होता है, क्वेश्चन लंबा है, बस समझने में टाइम लगता है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं निकालना होता, इसका बस सिर्फ एलसीएम निकाल दो। जो भी एलसीएम आता है वही इसका आंसर होता है। कई बार क्वेश्चन को दे देते हैं कि ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे 7 बजे स्टार्ट किया, मान लीजिए ये क्या बोल देंगे, एक क्वेश्चन जैसे बोर्ड के अंदर पता क्या दे देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है ना 7 बजे स्टार्ट किया, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट से 7 बजे सोनिया ने और रवि ने स्टार्टिंग पॉइंट से चक्कर काटना शुरू किया, तो बताओ कितने बजे मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो 7 बजे शुरू किया है तो 7:36 पे मिलेंगे।
ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है ऐसा बदल के। लेकिन कुछ नहीं होता, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर दोबारा मिले और डायरेक्ट सबका टाइमिंग अलग हो दौड़ने की चलने की, तो क्या करना होता है, सीधा करो बस उसका एलसीएम निकाल दो, जो भी एलसीएम आता वही उसका आंसर होता है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। ये एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई। एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।